फ्रिंजेस के साफ साफ दिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात देख बेटा, हम कोशिश क्या करेंगे? हम कोशिश ये करेंगे बेटा कि फ्रिंज विड्थ जितनी चौड़ी होगी उतना साफ साफ दिखेगा बेटा, है ना? इसका मतलब फ्रिंज विड्थ ज्यादा से ज्यादा कर सको, है ना बेटा? तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा से ज्यादा करने के लिए क्या करोगे बताओ? बोलो बोलो, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, है ना बेटा? कैपिटल डी दूर करो और स्मॉल डी कम करो, है ना बेटा? ठीक है। लाइट सोर्स ध्यान से मोनोक्रोमेटिक इस्तेमाल करो बेटा, है ना? तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है बेटा तुम कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स इस्तेमाल करो, है ना? क्योंकि देखा तुमने था ना बेटा, अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं होगा, मल्टीक्रोमेटिक होगा, तो फ्रिंजेस आपस में मर्ज करनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि ऐसा कोई पॉइंट ना मिले बेटा जहां सबका मिनिमा हो, है ना? तो कॉमन डार्क मिलेगा ही नहीं, तो पहचानने में मुश्किल होगी, है ना? सेकेंड चीज, वाइडर फ्रिंज विड्थ। बोल बेटा, है ना? फ्रिंज विड्थ तुम ज्यादा से ज्यादा चाहोगे, है ना? ये कैसे होगा? स्मॉल डी कम करो, कैपिटल डी ज्यादा करो, है ना? स्लिट के बीच की दूरी कम से कम, है ना बेटा? और स्क्रीन की दूरी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है बेटा? अब देखो तीसरा पॉइंट, है ना बेटा? क्या कहोगे? बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, है ना बेटा? है ना? कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा रखो। कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा करने का मतलब क्या होगा बेटा? कि मैक्सिमा और मिनिमा, है ना बेटा, इसके बीच में इंटेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, है ना बेटा? तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का इंटेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। ऐसा कब होगा बेटा? जब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी लगभग बराबर हो बेटा, है ना? तो क्या कहोगे? कैसे होगा ये? तो क्या बोलेंगे बेटा कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्लिट विड्थ, है ना बेटा? जो स्लिट है बेटा, उनकी चौड़ाई जहां से लाइट इंटर कर रही है ना बेटा, जिसकी चौड़ाई ज्यादा कर दोगे बेटा, वहां से ज्यादा लाइट इंटर कर जाएगा, उसकी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी, है ना? तो दोनों का अगर तुम क्या करो, विड्थ एक जैसा रखो, तो क्या होगा? इंटेंसिटी एक जैसा होगा। इंटेंसिटी एक जैसा होगा तो मिनिमा एकदम डार्क हो जाएगा, है ना बेटा? जो कि मैक्सिमा एकदम ब्राइट होगा, तो पहचानने में आसानी होगी, है ना बच्चा? है ना? तो ये 3 पॉइंट हमारे लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर ले बच्चा। हाँ शिवम, ये फर्स्ट बोर्ड है। थर्ड बता दूं, थर्ड में लिखा मैंने बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो। पैटर्न क्या है बेटा? स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, यही आ रहे हैं बच्चा। ब्राइट लाइन, डार्क लाइन, ब्राइट लाइन, डार्क लाइन, ना बेटा? ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क, है ना बेटा? ये दोनों मुझे साफ साफ दिखने चाहिए। मींस दोनों की इंटेंसिटी में अंतर बहुत ज्यादा होगा, तो आसानी से देख पाएंगे बेटा। इन दोनों में अंतर ज्यादा कब होगा? जब दोनों स्लिट की इंटेंसिटी लगभग बराबर होगी। ठीक है? ठीक है बच्चा? सेकंड में क्या लिखे हैं? सेकंड लिखा है मैंने वाइडर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ ज्यादा से ज्यादा, तो बेटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ये बीटा बड़ा कैसे होगा? जब डी छोटा होगा और एक कैपिटल डी बड़ा होगा बेटा। ठीक है? मल्टीक्रोमेटिक बता चुका बेटा मैं। अब देखो आगे, देखो बेटा YDAC के जैसा ही है, YDAC के जैसा ही है एक्सपेरिमेंट और देख लो एक।
ये है बेटा फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म, हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह में होता है बेटा, है ना। ठीक है, इसको तुम YDSE के तरीके से ही करोगे। कैसे करोगे देखो, इसमें ये होता बेटा कि इसमें हम लेते हैं दो थिन प्रिज्म, इसमें लेते हैं बच्चा हम लोग दो थिन प्रिज्म, दो पतले पतले प्रिज्म, एक ये हो गया बेटा प्रिज्म, है ना, और एक और प्रिज्म, और एक और प्रिज्म, है ना बेटा। ये दोनों प्रिज्म बहुत पतले पतले, इसका मतलब ये एंगल इसका और ये एंगल इसका बेटा बहुत छोटा एंगल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच से पास करने वाली लाइन में, बीच से पास करने वाली लाइन में ये समझ लो बेटा हमारा हो गया स्क्रीन, ये हो गया बेटा हमारा स्क्रीन। और यूं सोचो, अब यहाँ पे रख दिया बेटा हमने कोई लाइट सोर्स, है ना, हमने रख दिया बेटा यहाँ कोई लाइट सोर्स। ठीक है, तो अब सोचना बेटा ध्यान से कि अगर कोई लाइट, अगर कोई लाइट इस पे गिरेगी बेटा, है ना, तो लाइट यहां से बेंड होगी ना, बोलो लाइट बेटा यहां से बेंड होगी ना, तो बोलो बेटा थिन प्रिज्म से जब लाइट निकलती है तो कितना मुड़ता है बेटा, बोलो बोलो, थिन प्रिज्म से लाइट पास करती है बेटा तो उसके डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। बिल्कुल सही बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना बेटा। तो लाइट हमारी ये डेल्टा हो गया बेटा डेविएशन, और डेल्टा कितना हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, अब देख बच्चा यहां से भी जो लाइट जाएगी, है ना बेटा, ये भी हमारी यूं मुड़ेगी बेटा, तो ये भी हमारा कितना है, डेल्टा। ठीक है, अब देखना बेटा, अब देखना, अगर तुम यही न्यू लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे बेटा, इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करो और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, है ना, तो देखते बेटा यहाँ पे बन जाएंगे हमारी क्या, लगेगा ये लाइट इस सोर्स से आ रहा है बेटा, और लगेगा ये लाइट आ रहा है हमारा इस सोर्स से, बोलो, है ना। और क्या कहोगे कि चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है, चूंकि एंगल हमारा ये बहुत छोटा है बेटा, है ना, तो इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, इसको अगर मान लो तुम x, या मान लेते हैं चलो इसको r मान लेते हैं बेटा, है ना, तो ये अगर r है, ये भी r है बेटा, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, लगभग r डेल्टा, ये दूरी हो जाएगी बेटा लगभग r डेल्टा। तो इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी क्या हो गई d, तो d हो जाएगी बेटा 2r डेल्टा, बोलो, है ना। तो देखो बेटा ये दो स्लिट जैसा बिहेव करेंगे ना, और यहाँ फिर से बनेगा पैटर्न, है ना। नाउ, अब नाउ ऑलमोस्ट लाइक YDSE, है ना बेटा, ये हो गया हमारा कैपिटल D, स्क्रीन की दूरी हो गई बेटा, और ये हमारा हो गया स्लिट की दूरी। ठीक है, लिख लो बच्चा, नोट कर ले। हाँ कनीश, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है बेटा, मॉडर्न का, मॉडर्न के थोड़े कैलकुलेशन डिफिकल्ट होते हैं, तो ध्यान से करोगे तो आएगा बच्चा आंसर, है ना। और जो जेई में क्वेश्चंस आएंगे बच्चा, उनमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चा, लिख लो फटाफट इसको। अरे बच्चा ये एंगल और ये एंगल बराबर ना बेटा, और ये एंगल बहुत छोटा है ना, जो बहुत छोटा एंगल है तो हम मान सकते हैं ना इसको रेडियस जैसा, और ये हो जाएगा आर्क लेंथ, है ना। सर डाउट, बोलो भाई क्या डाउट है। सर ये फर्स्ट पेज है ना, हाँ फर्स्ट पेज ये बेटा, सर सेकंड इसको पेज है, एक बार वापस सेकंड पेज सेकंड बेटा पेज, ये। ओके। हाँ बेटा प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा है, थिन प्रिज्म है ये दोनों ही हमारे
थिन प्रिज्म है बेटा, दोनों प्रिज्म पतले हैं, थिन प्रिज्म। चलो आगे देख बेटा, तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, कौन सा पार्ट? ये फर्स्ट पार्ट था बेटा हमारा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, है ना बेटा। अब देखा जाए डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, इस टॉपिक का नाम इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स, है ना बेटा। इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स, मान लो किसी लिक्विड का कोई बहुत पतला सा लेयर बेटा, लिक्विड का कोई बहुत पतला सा लेयर, है ना बेटा। इसके मदद से भी हम लोग इंटरफेरेंस ऑब्टेन करेंगे, है ना। और इसे कहा जाएगा क्या? डिवीजन, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। पहले जो पढ़ा तुम लोग वो क्या था? वो था बच्चा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ध्यान दे बच्चा, मान ले एक बहुत पतला फिल्म, मान ले बेटा एक बहुत पतला कोई फिल्म है ना बेटा। इस फिल्म का मान ले बच्चा कि थिकनेस हमारा टी है, इसका थिकनेस मान ले बच्चा टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू। इसके ऊपर मैंने माना बेटा एयर और नीचे माना मैंने एयर, है ना बेटा। ये कोई लिक्विड का कोई थिन फिल्म है बेटा, है ना। ठीक है, इससे हम लोग इंटरफेरेंस कैसे करेंगे देखना बच्चा। मान लो अगर लाइट एक यहां से आई बेटा ऐसे, मान लो बच्चा एक लाइट यहाँ पे इसके ऊपर गिरी यूं, है ना। ठीक है बेटा, लाइट जब यहाँ गिरेगी तो यहाँ रिफ्लेक्शन भी होगा बेटा और रिफ्रैक्शन भी होगा, है ना। तो देखो यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जाए बच्चा, यहां से कुछ पोर्शन हो जाएगा बच्चा रिफ्लेक्ट, है ना, और कुछ पोर्शन होगा बेटा रिफ्रैक्ट, यहां पे आएगा बेटा, बोलो। ठीक है, अब देखो जब लाइट यहाँ पे आएगा बेटा तो इस वाली जगह पे भी कुछ रिफ्लेक्शन होगा और कुछ रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन अगर हो गया बेटा तो यहां से रे ऐसे निकल जाएगी बेटा, बोलो, है ना। और जो रिफ्रैक्ट किया बेटा वो यूं निकल जाएगा बाहर, बोलो, है ना। जो रिफ्लेक्ट किया वो यूं निकल जाएगा बाहर। अब देख बच्चा, अब देखो यहां से लाइट यहां गया, यहां फिर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन भी होगा बेटा और रिफ्रैक्शन भी होगा, है ना। ठीक है, लाइट यहां से जाएगी बेटा, यहां पे आएगा और यहां से रिफ्लेक्शन भी होगा बेटा और रिफ्रैक्शन भी होगा, बोलो, है ना। और यही कार्यक्रम चलता जाएगा, बोलो बेटा, है ना। तो सोच बेटा, जिस तरह से रेज यहाँ टूट रही है बेटा, है ना, इसके आगे जाकर के इन सारी रेज में इंटेंसिटीज काफी कम होती जाएंगी, बोलो, है ना बेटा। मतलब मेनली डोमिनेटिंग यही दोनों हमारा होगी बेटा, और यहां भी ये दोनों होंगी, है ना बेटा। बाकी आगे की इंटेंसिटी और कम होती जाएगी, है ना बेटा। तो देखो अगर मैं क्या करूं कि इन दोनों के आगे एक लेंस लगा दूं, अगर लेंस लगा दूं, है ना बेटा, तो इसको ला करके हम एक जगह फोकस कर सकते हैं बेटा, है ना। यहाँ इसका इंटरफेरेंस हो जाएगा बेटा, बोल, है ना। और यहां से भी लेंस लगा दे बेटा तो ये भी हमारा आगे जाए क्या होगा, एक जगह गिरेगा बेटा, और यहाँ भी इनका इंटरफेरेंस होगा बेटा, बोलो। तो इंटरफेरेंस इधर भी होगा बेटा और यहाँ भी होगा, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ए मान लिया मैंने और ये पॉइंट हमारा बी मान लिया मैंने, है ना बेटा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, फोकस करना बच्चा। अब देखो ये जो हमारा एंगल है बेटा, है ना, ये जो हमारा एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। देख पा रहे होगे, अगर ये मोटाई हमारा टी है बेटा तो ये लंबाई टी तो बिल्कुल नहीं होगा, टी से कुछ और होगा, है ना। कैसा होगा? बड़ा होगा या छोटा होगा, बोलो बेटा? बड़ा होगा ना, बिल्कुल सही बात। ये टी से कुछ बड़ा होगा ना बेटा, है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना बेटा, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करनी चाहूं, है ना बेटा,
अगर मैं कहूं फॉर ए, अगर मैं बात करना चाहूं बेटा फॉर ए, है ना, तो ए की अगर बात करना चाहो, ध्यान दो, तो एक बेटा ये दोनों रे जो हैं, ये दोनों रे जो है बेटा वो यहां तक तो साथ में आई ना बेटा, बोलो। इसका मतलब यहां तक इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, बोलो बेटा, है ना, यहां तक इसमें किसी भी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं है बेटा, है ना। अब देख बच्चा, यहां से टूटा, यहां से टूटा और ये इधर निकल गया, ये इतना गया, इतना गया और इतना गया, तो दोनों में है ना पार्ट डिफरेंस, बोलो बेटा। ये लाइन यहीं से लौट गया, लेकिन ये लाइन देख यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां से निकला, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो पार्ट डिफरेंस है ना बेटा, बोलो, है ना। तो बोलो बेटा रे 1 और रे 2 में किस वाले रे का पाथ लंबा है, बोलो, बोलो बच्चा 2 वाले का, बिल्कुल सही है ना बेटा। और इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा देखते हैं, तो कहोगे ये लंबाई और ये लंबाई एक्स्ट्रा है ना बेटा। और देखो ये दो लंबाई भी सेम नहीं है, ये दो लंबाई भी सेम नहीं है बेटा, इसका मतलब अभी बेटा पाथ डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेट है ना। तो इसको आसान करने के लिए, है ना बेटा, इसको आसान करने के लिए हम लोगों ने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया बेटा, कि फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, है ना बेटा, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, ये हमने किया, है ना बेटा। तब देखो ये नॉर्मल कर दोगे बेटा इंसिडेंस, तो क्या होगा, ये एंगल सब जीरो, है ना बेटा, सब जीरो हो जाएगा। ये दो लाइन जो है बेटा वर्टिकल हो जाएंगी, है ना, ये लाइन जो है वो वर्टिकल हो जाएंगी, है ना बेटा। तो ये लाइन अब टी के बराबर हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा ना। और अगर नॉर्मल हो गया तो ये दो लंबाई बराबर हो गई, तो देख बच्चा अगर ये दोनों लंबाई अगर बराबर हो गई, इसका मतलब इन दोनों लाइन में इस वाले पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा बेटा वो सिर्फ इन दोनों लाइन के बराबर होगा, बोलो, बोलो, बात समझ में आया बेटा। अब जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा क्या होगा, वो सिर्फ 2t होगा, बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। अब जो पाथ डिफरेंस होगा बेटा वो सिर्फ 2t होगा, क्योंकि ये और ये तो बराबर हो जाएगा, बोलो, है ना। तब क्या कहोगे, फॉर ए का मतलब क्या है, तो फॉर ए का मतलब क्या है बच्चा, सुना ध्यान से, ए मतलब जिस तरफ से रे आई उसी तरफ का इंटरफेरेंस, जिस तरफ से रे आई उसी तरफ का इंटरफेरेंस, है ना बेटा। इसका मतलब हम बात कहेंगे इसको रिफ्लेक्टेड पार्ट, है ना बेटा, है ना। और जो यहां निकल गया यह है रिफ्रैक्टेड पार्ट, है ना। तो इसकी बात करो बेटा, तो अब मैं कहूं पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव्स, है ना बेटा, डेल्टा एक्स, कितना कहा तुमने था, 2t, 2t कहा था ना बेटा, लेकिन 2t किस मीडियम में था, इस मीडियम में ना, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है बेटा, तो 2t म्यू वाले मीडियम में कितना हो जाएगा, 2t म्यू, बोल बेटा 2t म्यू वाले मीडियम में हो जाएगा बच्चा 2t म्यू, राइट ना, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देखो बेटा ये कहां से रिफ्लेक्शन हुआ, ये कहां से रिफ्लेक्शन हुआ, डेंसर मीडियम से, है ना बेटा, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ तो फेज में चेंज आएगा, रिफ्लेक्शन की वजह से कितना आता है बताओ, फेज में चेंज पाई, बिल्कुल सही बात बेटा। तो पाथ में कितना चेंज, पाथ में कितना चेंज, लैम्डा बाई 2, तो ये जो पाथ गेन कर लिया इसको एक्स्ट्रा पाथ मिल गया लैम्डा बाई 2, इस वाले को एक्स्ट्रा पाथ मिल गया लैम्डा बाई 2, लेकिन बताओ इसको मिला क्या, ये कहां से किया रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन हुआ है बेटा रेयर बाउंड्री से, ये हुआ रिफ्लेक्शन रेयर बाउंड्री से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जैसा। तो रेयर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन में फेज चेंज नहीं होता है बेटा, है ना, डेंसर मीडियम के बाउंड्री से होता है तो पाई, रेयर वाले से बिल्कुल नहीं, तो यहाँ फेज चेंज
नहीं करेगा बच्चा, है ना। तो ये गेन नहीं किया, है ना, ये ऊपर गया और ये चला गया, मतलब इसको कोई एक्स्ट्रा पाथ नहीं मिला, इसको सिर्फ एक्स्ट्रा पाथ क्या मिला, 2t म्यू, है ना, और इसको मिला लैम्डा बाई 2, है ना बेटा। तो अब बताओ इन दोनों का पार्ट डिफरेंस में या माइनस लैम्डा बाई 2 करूं या प्लस लैम्डा बाई 2 करूं, बोलो बेटा क्या करूं, माइनस या प्लस, माइनस, बिल्कुल सही, वेरी गुड, माइनस लैम्डा बाई 2, बोल बेटा, है कि नहीं, ठीक है बच्चा। तो अब बताओ अगर तुम्हें मैक्सिमा चाहिए, फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए क्या कहोगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा ना बेटा, इसका मतलब 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसका मतलब 2 म्यू टी इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, बोलो बेटा, बात समझा ना। और अगर मैं कहूं बेटा फॉर मिनिमा, तो अगर मिनिमा की बात करते हो बेटा, तो मिनिमा के लिए क्या कहोगे, कहोगे डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा, है ना बेटा, इसका मतलब 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा, है ना बेटा, इसका मतलब 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, बोलो बेटा, बात समझ गया, ठीक है बच्चा, है ना। अब चलो बात करते हैं फॉर बी, अब चलो बात करते हैं बेटा फॉर बी, है ना। तो बी वाले के लिए क्या कहोगे कि लाइट तो यहां चली गई, इधर से रे आया बेटा और लाइट यहां चली गई, इसका मतलब ये कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है बच्चा, इसे कहा जाएगा रिफ्रैक्टेड पार्ट, जो लाइट बाहर निकल गई, है ना बेटा। अब चलो देखो यहां अगर देखा जाए पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव्स, जो वेव्स इंटरफेयर कर रही है बेटा उनका पाथ डिफरेंस, ध्यान देना। तो बोलोगे यहां तक दोनों साथ साथ आई, यहां तक साथ साथ आई, है ना, यहां से बाहर निकल गया, लेकिन ये देखो ऊपर गया फिर नीचे गया फिर बाहर आया, कितना पार्ट डिफरेंस, तो कहोगे पार्ट डिफरेंस हमारा 2 म्यू टी, है ना बेटा। यहां रिफ्लेक्शन हुआ कहां से बताओ, रेयर मीडियम से, नो फेज चेंज, यहां भी रिफ्लेक्शन हुआ रेयर बाउंड्री से, नो फेज चेंज, तो कितना पार्ट डिफरेंस, ओनली 2 म्यू टी, बोलो बेटा, है ना। इनमें पार्ट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 म्यू टी, है ना बेटा। अब क्या कहोगे, अगर तुमको चाहिए बेटा मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, तो कहेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, इसका मतलब 2 म्यू टी इक्वल टू एन लैम्डा, बोलो बेटा, ठीक है। और अगर कहोगे बेटा फॉर मिनिमा, अगर तुम मिनिमा की बात कर रहे हो तो क्या कहोगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा, इसका मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा, है ना बेटा, बोलो, ठीक है ना। सुनना ध्यान से बेटा, क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा, इवन नंबर इंटू लैम्डा बाई 2, बोलो तो, बोल सकते हैं इवन नंबर इंटू लैम्डा बाई 2, बोलो बेटा, बोल सकते हैं ना, ठीक। और इसको बोल सकते हो क्या, ऑड नंबर इंटू लैम्डा बाई 2, बोलो, बोल सकते हो बेटा, ऑड नंबर इंटू लैम्डा बाई 2, बोलो, राइट ना, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, इसका और उसका कंडीशन, दोनों के कंडीशन को देख के बताओ, दोनों में कंडीशन एक जैसा है या उल्टा है, दोनों का कंडीशन एक जैसा है बेटा या अपोजिट है, बोलो बोलो, अपोजिट है, बिल्कुल सही, है ना। अब देख बच्चा ऐसा कोई अनोखी बात नहीं है, यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था, कॉमन सेंस लगाओ कि देख बेटा जो इंटेंसिटी यहां से आई
वो दो हिस्सों में बट गई। बोलो, जो इंटेंसिटी यहां से आई वो दो हिस्सों में बट गई, तो यहां की इंटेंसिटी क्या बोलोगे, ए प्लस बी, है ना। तो अगर ए मैक्सिमा होगा तो बी मिनिमा होना चाहिए, और जब ए मिनिमा होगा तो बी मैक्सिमा होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए ना। तो बेटा यही होना चाहिए था और वैसे ही आया, तो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है बेटा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, है ना। लिख लो फटाफट, है ना। बोलो बेटा, बेटा क्या डाउट है? सर इसके अंदर अपन ने नॉर्मल इंसिडेंस कराया ना, तो सर उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं ना सर, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना सर पूरी की पूरी रे। चलो यूं सोचो, मान लो बेटा कोई रिवर हो या कोई तालाब हो, है ना, ठीक है। उसको यस सर। ठीक ऊपर से देखो, ठीक ऊपर से देखते हो बेटा, तो पानी के अंदर की चीज दिखाई पड़ती है कि नहीं? यस सर। दिखाई पड़ती है ना। अच्छा, अब बताओ पानी का सरफेस दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखता है सर। दिखता है ना। अब सोच के देखो, अगर तुम्हें पानी का अंदर की चीज दिखाई दे रही है बेटा, है ना, इसका मतलब रे यहाँ अंदर से बाहर आ रही यस सर। है ना, ठीक है। और अगर पानी के सरफेस चीज दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब वहां से रिफ्लेक्शन की भी चीज दिखाई दे रही है तुमको। बोलो, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब रिफ्लेक्ट भी हो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जाएगी। दोनों हो रहा है ना। यस सर। यस और तुम देखा सर। कैसे था, ऊपर से परपेंडिकुलरली, हम्म। है ना। हम्म। सर एक और डाउट था सर। बोलो। सर इसके अंदर अपन ने फेस डिफरेंस λ/2 लिया ना, फेस चेंज किया तब रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन से। सर फिर अपन ने हाँ, सेकंड केस के अंदर ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं बच्चा, पहले वाले केस में देखना बच्चा, बोलो यहाँ रे पहले कहाँ ट्रेवल करती हुई आ रही थी? एयर। रेयर मीडियम है ना बच्चा, यस सर। और डेंसर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई। यस सर। और जबकि यहाँ देखो, रेयर डेंसर में जा रही थी हम्म। और रेयर के बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई, हम्म। है ना बेटा। तो जब डेंसर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो फेज चेंज पाई होता है, रेयर मीडियम के होने से नहीं होता। ठीक है, ये रूल है इसका। ओके सर। ग्राउंड में पढ़ा थैंक है यू तुम सर। ये चीज। सर एक पुराना डाउट भी था। पूछो। सर अभी आपने एक छुट्टियों से पहले लास्ट लेक्चर के अंदर आप नहीं सर, कल वाले लेक्चर में आपने बताया था ना, n1 λ1 = n2 λ2। लैम्डा वन तो पहले बताया था, वो मल्टी क्रोमेटिक। मैक्सिमा कॉन्साइड करने के लिए। यस सर। सर वो हाँ, उसका कोई प्रूफ है क्या? अरे बिल्कुल प्रूफ तो है, प्रूफ से तो आया है बेटा वो। भाई हम सिंपल सिंपल सोचेंगे कि जिसका भी कहीं सी पॉइंट पे अगर मैक्सिमा बन रहा है मान लो, है ना बेटा, यस सर। उस वाले पॉइंट पे कितना पार्ट डिफरेंस, डी साइन थीटा। यस सर। अगर उस पॉइंट पे पहले वाले लाइट का मैक्सिमम बन रहा है, इसका मतलब डी साइन थीटा इक्वल टू n1 लैम्डा वन होना चाहिए। हम्म। और अगर उसी पॉइंट के दूसरे का ही बन रहा है मैक्सिमा, तो ये होना चाहिए n2 लैम्डा टू। सर अपन को कैसे पता चलेगा कि उसी पॉइंट पे बन रहा है उसका? यही तो बता रहा था ना, अगर कॉन्साइड करता है तो वैसा करना है बेटा। ओके सर। ओके हम्म, सर। नहीं सर, आपने एक कंडीशन लिखवाई थी ना कि हमेशा कोइंसाइड करेंगे, और हाँ, तुम मैक्सिमा से लैम्डा हमेशा वन लैम्डा टू कोइंसाइड कुछ भी करेंगे। पुट करो, अगर लैम्डा वन लैम्डा टू की वैल्यू कुछ भी पुट करो, है ना बेटा, है ना। तुम लैम्डा यस वन सर। मान लो 4000, लैम्डा टू मान लो 4500, है ना। अब बताओ क्या 4000 का कोई भी मल्टीपल क्या 4500 के किसी भी मल्टीपल के साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा किसी के साथ। कर सकता है ना कोई तो मैच करेगा करेगा। यस सर। इसका मतलब दो लैम्डा वन लैम्डा टू अलग 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 हो, तो n1 हम्म। लैम्डा वन इक्वल टू n2 लैम्डा टू तो होना ही होना है। हम्म। तो कहीं ना कहीं तो मैच करना ही है। ओके सर। थैंक तो यू सर। लैम्डा वन लैम्डा टू चाहे कुछ भी हो, मैक्सिमा कॉन्साइड करेगा ही करेगा। ओके सर। अंशुल बोलो। सो इसमें जो इंसिडेंट रे हैं वो परफेक्टली नॉर्मल तो नहीं होंगे ना, स्लाइटली मतलब नॉर्मल? परफेक्टली मानेंगे बेटा, परफेक्टली मान के ही चलना है। हालांकि परफेक्टली वाली बात तो हमें करनी नहीं चाहिए, हम जानते हैं ना फिजिक्स में बेटा, कोई भी चीज परफेक्टली कभी भी नहीं नाप सकते बेटा। सर लेकिन फिर रेस तो सेपरेट ही नहीं होंगे ना, अगर परफेक्टली नॉर्मल हुआ तो? कोई बात नहीं, नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, हमें चाहिए हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी बस ना। हमें रे को अलग अलग भी देखना है बेटा, हमें तो देखना है इंटेंसिटी को। अच्छा, हम लोग डायग्राम से बस समझ रहे हैं। हम्म, ओके सर। ओके बच्चा। शुभम बोलो।
सर आपने कहा दोनों का रिजल्ट अपोजिट आ रहा है, बट सर हाँ केस 1 में n+1/2 लिया है, केस 2 में n-1/2 लिया है। बच्चा, तो n माइनस हाफ या n प्लस हाफ इससे मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की बात ही नहीं करनी। देखो जैसे मान लो n की वैल्यू अलग अलग पुट करते थे बेटा, तो क्या आता था बताओ? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आता ना बेटा, बोलो। यस सर। तो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा सब अलग अलग पॉइंट पे था ना बेटा। यस सर। अभी तो हमारे पास एक ही ना पॉइंट है, अच्छा हाँ बस यस खाली ये देखना है कि मैक्सिमा बन रहा है कि नहीं, बस। यस सर सर। है ना बेटा? निशांत लिख रहा है कि इवन ऑड समझ में नहीं आया। इवन ऑड में क्या दिक्कत है बेटा? n इंटू लैम्बडा, इसको n प्लस हाफ लैम्बडा जो है बेटा, ये 2n प्लस 1/2 इंटू लैम्बडा है ना, तो 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, ये तो ऑड नंबर है ना बेटा, तो ऑड नंबर इंटू लैम्बडा बाई 2। जबकि n लैम्बडा क्या है? 2n इंटू लैम्बडा बाई 2, 2n इंटू मतलब इवन, इवन इंटू लैम्बडा बाई 2, बिल्कुल, है ना? यस बोलो बेटा। सर ये जो दोनों ए और बी पॉइंट्स बने, इस पे में सर फ्रिंजेस भी तो बनेंगे। फ्रिंजेस सर नहीं बनेंगे फ्रिंजेस बेटा, क्यों सर? पार्ट लाइन ऑफ साइड तो एक ही ना होगा, लाइन ऑफ साइड तो एक ही ना हो सकता है हमारा। तो सर कोई दोनों में से कोई एक जगह फ्रिंजेस बनेंगे। हाँ, फ्रिंजेस कहीं नहीं बनेंगे बेटा, एक पॉइंट होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का या कम इंटेंसिटी का, है ना? मतलब एक बार में एक ही बात होगी, या तो कम इंटेंसिटी या तो ज्यादा इंटेंस, दोनों बातें नहीं होंगी, है ना? मतलब सर दोनों जगह ए और बी पे ब्लिंकिंग होगी सर, एक बार मैक्सिमम आएगी, एक बार मिनिमम होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर। देखते बेटा क्वेश्चन एक। अच्छा देखो, जो मैंने बनाया है बेटा, जो मैंने बनाया है ना, ये मत समझना कि ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। इस डेरिवेशन में एक खास बात थी कि ऊपर नीचे एयर था, है ना बेटा? ये भी हो सकता है कि ऊपर नीचे एयर ना हो, क्वेश्चन में अलग अलग मीडियम हो बेटा, है ना? और तुम्हें ये डेरिवेशन फिर से करना पड़ सकता है, तुम्हें ये डेरिवेशन फिर से करना पड़ सकता है ना बच्चा? ये फॉर्मूले तभी इस्तेमाल करना अगर तुम श्योर हो कि ऊपर और नीचे दोनों मीडियम रेयर है और बीच में डेंसर मीडियम है, नहीं तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना? चल देख बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ए सोप बबल, ए सोप बबल appear bright, है ना बेटा? ये ब्राइट दिखता है, appear bright in light of wavelength, in light of wavelength 5000 एंगस्ट्रम, है ना बेटा? कहता इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सोप सॉल्यूशन, सोप का सॉल्यूशन जो है बेटा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है ना बेटा, इज 1.4। तो सवाल कहता है फाइंड मिनिमम थिकनेस ऑफ बबल, बबल का कम से कम थिकनेस क्या हो सकता है? चलो बनाओ, करो तो। दिखने का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, है ना बेटा? किस चीज को देखना क्या होता है? रिफ्लेक्शन। बोलो भाई, डाउट क्या है? सर इसके अंदर आपने जो डेरिवेशन किया ना, इसके अंदर अगर अपन एयर और दो अलग अलग सरफेसेस ले तो? दो सरफेस अलग लेंगे बेटा, ये समझे नहीं हम। सर जैसे
फर्स्ट तो एयर से लाइट आ रही है, फिर दूसरे मीडियम में जा रही है, फिर तीसरे मीडियम में जा रही है। अगर सर हाँ, तीनों मीडियम अलग अलग ले तब कैसे करेंगे? जैसे डिराइव किया था वैसे ही करोगे डिराइव। ऐसे करेंगे क्वेश्चन, वेट करो थोड़ा सा, ऐसे ओके क्वेश्चन सर, करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बच्चा, किसका आया आंसर, और के बच्चे बताओ। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। चलो देखो बेटा, मैं करता हूं, देखो तो सॉल्यूशन। तो देख बेटा, जो सोप बबल होगा वो सोप बबल कैसा होगा, देख बेटा, एक सोप बबल बनाया जाए बेटा तो ऐसा बनेगा बेटा सोप बबल, बोलो, है ना। इसके अंदर भी बेटा एयर है और इसके बाहर भी एयर है, बोलो, है ना। इसका मतलब जैसा हम लोगों ने डेरिवेशन किया है बेटा ये वैसा ही है, जैसा हमने डेरिवेशन किया है वैसा ही है बेटा। और देखने का मतलब क्या हुआ, देखने का मतलब हुआ बेटा रिफ्लेक्टेड पोर्शन की बात करनी है ना बेटा। तो कहता है कि अपीयर्स ब्राइट, अपीयर्स ब्राइट, है ना बेटा। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि यह है बेटा मैक्सिमा फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट, बोलो, है ना बेटा। जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पार्ट का मैक्सिमा है ना। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट का मैक्सिमा के लिए क्या बताया था, बोलो, 2 म्यू टी इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, बोलो बेटा, यही था ना बेटा हमारा, है ना। इसका मतलब t इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे n प्लस हाफ लैम्डा बाई 2 म्यू, है ना बेटा। तो अगर कहा गया t का मिनिमम वैल्यू, तो अगर बेटा हमें t का मिनिमम वैल्यू निकालना है बेटा तो हम कह देंगे इसको लैम्डा बाई 4 म्यू, है ना बेटा। लैम्डा हमारा कितना हो गया, 5000 एंगस्ट्रम। इसका मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 4 म्यू, 4 म्यू, ये हो गया बेटा 5.6, है ना। तो 50/56, है ना, ठीक है, 50/56 तो हो गया बेटा 25/28 इंटू 10 पावर -8 मीटर, या कर ले बेटा 250/280 नैनोमीटर, है ना। लिख ले बच्चा। हाँ सही बोला, -7 होगा ये। देखो बेटा क्वेश्चन, a soap bubble appears dark in light of wavelength 6000 angstrom if mu equal to 1.5, find minimum thickness of soap layer। बनाओ, बना बच्चा। करो बच्चा। किसका आ गया आंसर, बाकी बच्चे बताओ।
नॉर्मली मान के चलना है बेटा, क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो भी नॉर्मली मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि और एंगल पे होगा तो नहीं निकाल सकते बेटा। थिकनेस 0 नहीं बोलना है, 0 से ज्यादा बोलना है ना, 0 नहीं बोल सकते ना बेटा। बहुत सारे बच्चों का आया आंसर। इस बार क्या बोल देंगे बेटा हम लोग, मिनिमा। इस बार क्या आएंगे बेटा, मिनिमा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी बराबर n लैम्डा, है ना बेटा। तो 2 म्यू टी बराबर n लैम्डा, तो t बराबर हो गया बेटा n लैम्डा बाई 2 म्यू, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चा लैम्डा अपॉन 2 म्यू, है ना। तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा लैम्डा हमारा 6000 एंगस्ट्रम, 6 इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 2 म्यू, ये हो गया बेटा 3। इसका मतलब हो गया 2 इंटू 10 पावर -7 मीटर, या बोल दे बच्चा तो 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है बच्चा। बोलो बेटा ओम, क्या बोलना है। सर मैं पूछ रहा था कि अपन ने ये वाला जो पढ़ा है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, इसमें जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम मैक्सिमा होता है या ऐसा कोई नहीं कॉन्सेप्ट? नहीं, इसमें ऑर्डर वाली बात ही नहीं होती इसमें, इसमें नहीं होती? नहीं। अच्छा, बस वही पूछना था। ओके बच्चा। ऋषि बोलो बेटा। सर इसमें रिफ्लेक्टेड पार्ट का ही मैक्सिमम मिनिमम का ही आ रहा है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, देखने की बात कर रहे हैं ना बेटा। हाँ सर। किसी को देखना क्या होता है, रिफ्लेक्शन से देख पाते हो ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। यस बोलो। यस बोलो बेटा। दीपक। सर इसमें तो मतलब जब भी मैक्सिमा के लिए बोलेगा तब n इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और मिनिमा के लिए n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बस ध्यान देना, जब मिनिमम पूछेगा ना समझना इस बात की कि वो नॉन जीरो वाला होगा। मिनिमम 0 नहीं बोल सकते ना बेटा, सोप बल का थिकनेस 0 नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो सर हमने फॉर्मूले में डायरेक्ट ही उनकी वैल्यू क्यों नहीं डाल दी n की? इनकी वैल्यू कितनी पुट करूं, इसमें सर मैक्सिमा है तो फिर उसका 0 रख देंगे और मिनिमा में सर 1 रख देंगे। नहीं नहीं, तू तभी तुम बोला एन के वैल्यू पे ध्यान ही मत दो ना, तुम ध्यान दो ऑड पे और इवन पे, है ना। ओके सर। चलो क्वेश्चन देख बेटा। क्वेश्चन क्या होता है बेटा, ए ग्लास स्लैब, ए ग्लास स्लैब ये दिया म्यू इक्वल टू 1.75। A glass slab is coated with a liquid। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये जो रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले जो लिखे हैं हाँ पार्ट बी वाले, वो हाँ। कब यूज होंगे फिर सर? देख बेटा, अगर रिफ्लेक्शन वाले का मैक्सिमा है तो रिफ्रैक्शन का मिनिमा होगा, है ना। बात समझ रहे हो, मैं ए और बी दे के तुमको यही दिखाया, सर है ना बेटा। एक बार कि रिपीट अगर कर एक दीजिए में सर, जरा सुनाई नहीं दे पाया। सुनना बेटा, जैसे मान लो ए और बी तुमको दिखाया मैंने, है ना। तो यही तुमको दिखाया कि ए पे जब मैक्सिमा है तो बी ए मिनिमा है ना। वो मैथमेटिकली भी आया और कॉन्सेप्ट वाइज भी आया। बात समझ गया। जैसे मान ले सवाल कभी ऐसा हो कि एक लेंस है बेटा, है ना, इस लेंस से हमें इमेज बनाना है, तो ये हुआ बेटा सोर्स, ऑब्जेक्ट, ये हमारा होगा बेटा इमेज। तो बता बोलेगा इमेज का मेरे को मैक्सिमम चाहिए बेटा इंटेंसिटी, है ना। उसके लिए किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम इसको कोटिंग करें। अब क्या होगा बताओ, इमेज कैसे बनेगा।
जब रिफ्रैक्शन होगा तब ना बेटा, बोलो, सुन रहे हो? गायब हो गया बच्चा, चल कोई बात नहीं। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे बेटा वो क्वेश्चन किया जाए। देख बेटा क्वेश्चन क्या है, ए ग्लास स्लैब इज कोटेड विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.2। ठीक है बेटा, कहता है द स्लैब अपीयर्स ब्राइट। ये स्लैब हमें ब्राइट दिख रहा है बेटा, है ना, इन लाइट लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। तो कहता है फाइंड मिनिमम थिकनेस ऑफ कोटिंग का मिनिमम थिकनेस क्या होगा। चलो बनाओ। हाँ बेटा करेंगे डिस्कस, इस क्वेश्चन के बाद करेंगे डिस्कस। अंशुल बोलो बेटा। सर ये पूछना है तो फॉर्मूला जो स्लैब वाला था वो बबल में इसलिए यूज किया क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस था। बेटा एक बात ध्यान रख, सवाल में तुम्हें सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस वाला ही सिलेबस में है ना, तो क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो तुम उसको नॉर्मल इंसिडेंस मान के ही बनाओगे सवाल। ये सर, और ये पूछना, वही पूछ रहा था कि हाँ। बबल वाले में स्लैब वाला फॉर्मूला इसलिए यूज हुआ क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस था। मैं वही तुम्हें बोल रहा हूँ बेटा, तुम बबल या स्लैब कुछ सोचना ही तुम्हें नहीं है, तुम्हें सोचना सिर्फ ये है कि हर बार हम नॉर्मली मानेंगे। अच्छा ओके सर। हाँ। और सर ये पूछना था कि अगर जैसे रिफ्लेक्शन वाला केस है तो उसमें लिखा रहेगा अपीयर्स, हाँ तो रिफ्रैक्शन वाला केस होगा तो उसमें क्या लिखा रहेगा। देखो बेटा, देखने की बात जब भी होगी तो रिफ्लेक्शन ही वाली बात करेंगे हम लोग। यस सर। जैसे अभी तुमको एग्जांपल दिया था मैंने कि लेंस में एक कोटिंग करते हैं मान लो, इसलिए ताकि इमेज हमारा बने ब्राइटेस्ट, है ना, तो Yes, लेंस से जो इमेज बनता है बेटा वो रिफ्रैक्शन से ही बनता है ना। यस सर। हाँ, तो ये सवाल हो गया, अपने आप समझ गए हम कि इमेज बनाना है हमको तो रिफ्रैक्शन की बात करनी है। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। संकेत बोलो बेटा। सर वही समझ में नहीं आ रहा था, रिफ्लेक्शन कब लेंगे और रिफ्रैक्शन कब लेंगे, वही सर। एक क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे, ओके सर। चिंता मत करो। दीपक। सर वो लोअर करना भूल गया था। कोई बात नहीं बच्चा। ग्लास स्लैब का दिया है म्यू 1.75। किसका आंसर आ गया? अंशु जोशी का भी आ गया। चलो मैं देखूं बच्चा, देखो देख बेटा, इस बार जो हमारा सवाल है बेटा वो ऐसा है कि नीचे एक स्लैब बेटा ग्लास का, इसका म्यू हमारा है बेटा 1.5, इसके ऊपर है लिक्विड की कोटिंग, इसके ऊपर है बेटा लिक्विड की कोटिंग, है ना बेटा। इस कोटिंग जो है इसका म्यू हमारा दिया है बेटा म्यू इक्वल टू 1.2। तब तुम खुद देखो बेटा, ये हमारा है रेयर मीडियम और ये हमारा है बच्चा डेंसर मीडियम, है ना। अब देख बेटा, जब लाइट यहां से लोगे, है ना, तो लाइट यहां से होगी रिफ्लेक्ट, फिर लाइट यहां से जाएगी नीचे, फिर यहां से आएगी ऊपर, फिर यहां से जाएगी ऊपर, है ना बेटा। और हम इन दोनों के इंटरफेरेंस की बात करेंगे, बोलो बेटा, है ना। तो फिर कहता है बेटा अपीयर्स ब्राइट। अपीयर्स ब्राइट मतलब फिर से वही बात करनी है क्या बेटा हमें, मैक्सिमा फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट, है ना बेटा। अब देखो, जैसा कि तुमने डेरिवेशन किया था उसमें दोनों तरफ एयर था बेटा, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, तो तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा, है ना। अब डिराइव करो, कैसे करोगे? कहोगे देखो यहां से रिफ्लेक्शन हो गया, है ना, तो जहां से रिफ्लेक्शन हुआ उसने λ/2 का पाथ गेन किया, क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ, है ना। अब देखो इस वाले पॉइंट पे भी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से ही है, इसका मतलब इसने भी पाथ λ/2 गेन किया।
तो दोनों ने पाथ लैम्डा बाई 2 गेन किया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो पाथ का डिफरेंस है वो 2t के बराबर है। लैम्डा बाई 2 वाला डिफरेंस तो है ही नहीं, दोनों ने गेन किया। तो अभी हमारा क्या होगा बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी, है ना। मैक्सिमा चाहिए तो शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, इसका मतलब t इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 क्यू 2 म्यू। तो t का मिनिमम वैल्यू बच्चा लैम्डा अपॉन 2 म्यू। समझ गए? ठीक है बच्चा, लिख लो। नोट कर ले बच्चा इसको। निखिल बोल बच्चा। सर हो गया, डाउट क्लियर हो गया सर। मुझे लगा सर उसका आंसर तो सेम ही आएगा अगर ग्लास स्लैब ऊपर होगा और वाटर नीचे होगा तो। यस सर। डाउट क्या बोला पूछो, बोलो। सर इसके अंदर अपन हमेशा ऐसा कहते हैं ना कि जब रिफ्लेक्शन होता है तब लैम्डा चेंज होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम इंटरफेरेंस कहाँ करवा रहे हैं, हमारा इंटरफेरेंस कहाँ हो रहा है? सर वो तो रिफ्लेक्शन होने के बाद हो रहा है ना सर। हाँ बेटा, तो रिफ्लेक्शन किस मीडियम में हो रहा है? सर रिफ्लेक्शन नहीं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किस मीडियम में हो रहा है? सर रेयर मीडियम में। मीडियम का नाम बताओ। सर एयर। एयर में ना बेटा। यस सर। बस हम एयर से देख रहे हैं ना, यस सर। तो हम एयर की ही बात करेंगे। सर पर अपन ने जब एयर से रिफ्लेक्शन लिया उसका लैम्डा बाय 2 अलग आएगा, और जो अपन ने म्यू 1.2 सेकंड वाले से अपन ने जब लिया तो उसका भी तो सर अलग आएगा ना, लैम्डा बाय 2। बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो। लैंग्वेज कहता है द ग्लास स्लैब इज कोटेड विद ए लिक्विड ऑफ अरे इतना, द स्लैब अपीयर्स ब्राइट इन लाइट इतना। तो बताओ 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट कहाँ से गिरी है? अच्छा अच्छा सर, समझ गए सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा। हाँ प्रतीक, बिल्कुल सही बात। स्लैब में जाएगा बच्चा, बिल्कुल स्लैब में जाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं। चलो बच्चा अब डिस्कस किया जाए। हाँ बेटा म्यू 1.2 लेंगे बिल्कुल, स्लैब का म्यू से मतलब ही नहीं बेटा हमको। चलो न्यूक्लियर की सीट निकाली जाए। आज हमें करना है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 और पार्ट 4 और एक्सरसाइज 3 करना है। चलो निकालो, पहले एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आया जाए। अच्छा ये 2 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। अच्छा ये भी कर चुके थे हम लोग। चलो नंबर 3 पूछना है। देखो बच्चा नंबर 3 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में निशान बोलो बेटा। निशांत। सूरज। सर यदि जो लाइट थी वो नॉर्मल इंसिडेंस नहीं करेगी तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे ना बच्चा, ज्योमेट्री बहुत टफ हो जाएगा इसका, तो वो सवाल हमारे क्वेश्चन में कभी आएगा ही नहीं, चिंता मत करो तुम। सर यदि आ जाए तो ये कैसे करेंगे? नहीं ना आएगा, बताओ दिया तेरे को, चिंता मत कर, नहीं आएगा। और सर एक बात यदि तुझे सर सोचना यदि ही है, नहीं मान ले, तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, मान लो ऐसे आ रही लाइट है बेटा, है यस ना। सर। अब चल लाइट अगर ऐसे मान करके ऐसे आ करके
लाइट अगर ऐसे गई, ठीक है, यस है सर। ना, तो अब बता, तेरे को आई पता होगा मान लो, तो आर निकाल सकते हो। यस सर। तो अब बताओ इस ट्रायंगल में अगर ये तुमको पता है थिकनेस टी है, तो ये निकाल सकते हो। यस हाँ सर। म्यू। चल मान लो इसकी लंबाई एल है, तो ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा। हाँ। तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 म्यू एल यहाँ पे आएगा। यस सर। ये बात समझा। अब चल देख, यहाँ से लाइट निकल रहा है ऐसे और ऐसे, बोलो, यस है ना। सर। तो अब देखिए यहाँ भी एक पार्ट डिफरेंस आएगा। फिर अगर ये हमारा आई है तो ये भी आई होगा, बोलो, होगा। यस हाँ सर। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना, तो कहेंगे इतनी लंबाई का पार्ट डिफरेंस हो गया, बोलो। हाँ। अब ये कितना है, तो कहेंगे ये हमको पता लग गया अगर, है ना बेटा। हाँ तो ठीक, वहाँ से ट्रायंगल। ये एंगल 90 डिग्री है, पाइथागोरस तो फिर थ्योरम। ये एंगल निकाल करके फिर ये निकालेंगे लंबाई, फिर यस सर ये वाली पाइथागोरस। लंबाई इस पार्ट डिफरेंस में ऐड करेंगे, हाँ समझा। सर। हाँ सर। यस थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चल देख बेटा क्वेश्चन नंबर 3, देख बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है, बिस्मत को एस्पेक्ट्स ला के आता हूँ, थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। हाँ देख बेटा, सवाल कहता है बिस्मथ 210 रेडियो न्यूक्लियाइड डिकेज बाय द चेन। कहता है बिस्मथ से हुआ बीटा डिके और बना पोलोनियम, है ना, और वहां से फिर वो अल्फा डिके बना लेड। वे डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 दिया हुआ है, लैम्डा 2 दिया हुआ है ना बच्चा। एक है 4.6 मंथ, एक है हमारा है 5 डेज। अब देख बेटा, इन दोनों के हाफ लाइफ पे गौर कर, इन दोनों के हाफ लाइफ पे गौर कर बेटा। ये वाली वैल्यू हमारी बहुत छोटी है इसके मुकाबले में, बोल बच्चा, देख पा रहे हो बच्चा, ये बात समझ रहे हो ना। एक का हाफ लाइफ बहुत छोटा है बेटा, और एक का हाफ लाइफ बहुत बड़ा है, बोलो, है ना बेटा। एक बात देख रहे हो बच्चों, हाफ लाइफ में दोनों में डिफरेंस है ना। इसका मतलब बेटा एक हमारा बहुत स्लो डिके हो रहा है और एक हमारा बहुत फास्ट डिके हो रहा है ना बेटा। एक इसमें से स्लो डिके हो रहा है और एक फास्ट डिके हो रहा है ना बेटा, ठीक है। देख बच्चा, तो कहता है बिस्मथ से टूट के बना बेटा पोलोनियम और उससे टूट के बना लेड। देख बच्चा, बिस्मथ से टूट के बना हमारा पोलोनियम और इससे टूट के बन रहा है बेटा लेड, ठीक है। तो देख बच्चा, किसी खास इंस्टेंट पे टी सेकेंड पे मान लो, टी सेकेंड पे इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई NB, इसका चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो, है ना बेटा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चा, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारा NY और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई NZ, है ना बेटा। अब कहता है देखो क्या कहता है बेटा, an alpha activity of bismuth sample of mass इतना 1 month after manufacture is। देख बेटा, बिस्मथ का निकालना है हमें एक्टिविटी, है ना बेटा। बिस्मथ की निकालनी है हमको एक्टिविटी, अल्फा एक्टिविटी ऑफ बिस्मथ। ये था हमारा बीटा एक्टिविटी और ये था हमारा अल्फा एक्टिविटी। एक वेयर द लिखे कांस्टेंट दिया है, हाँ, अल्फा एक्टिविटी ऑफ बिस्मथ सैंपल ऑफ मास 1 मिलीग्राम ए मंथ आफ्टर मैन्युफैक्चर, ठीक है बेटा। तो चल 1 मिलीग्राम N0, ये था बेटा N0, T बराबर 0, और हमें बात करनी है बच्चा 1 महीने के बाद, है ना। तो देखो बेटा N0 हमारा कितना हो जाएगा, तो N0 हमारा हो जाएगा बेटा 1 मिलीग्राम, मतलब 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना बेटा, इसका हमारा है 210 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये निकल गया बेटा हमारा N0, बोलो, ठीक है। तो अब देख बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x आफ्टर t सेकेंड क्या बोलोगे,
n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ये बच्चा इसका लैम्डा 1 और ये इसका लैम्डा 2। ठीक है, अब देख बेटा यहां से निकाल लो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x 1 महीने के बाद, है ना। अब देख बेटा, अब मैं कहूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y, तो देखो बेटा y के लिए dny/dt, तो देख बेटा ny जो है इसमें से बन रहा है ना, इसका मतलब प्लस ऑफ लैम्डा 1 nx, है ना बेटा। और देख बच्चा इसमें से वो टूट रहा है, टूटने से वो घटेगा, तो माइनस ऑफ लैम्डा 2 ny, बोल बेटा। ठीक है, बात समझा। तो ये हो जाएगा हमारा dny/dt बराबर लैम्डा 1 nx कितना बेटा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस लैम्डा 2 ny, है ना बच्चा। अरे यार ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब ये फर्स्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, तो बात बनेगी, और कोई उपाय नहीं है, समझा। ये फर्स्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। dy/dx बराबर p प्लस क्यू, है ना। अब सॉल्व कर, तो यहां से हमारा ny निकलेगा, जब ny निकालेगा तो लैम्डा 2 इंटू ny तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चलो, आगे बोलो। अच्छा, फोर्थ लगता कि हो चुका है हम लोग का। 5 पूछना है किसको, करुणा शंकर को। देखो बच्चा 5 में कहता है रेडियो न्यूक्लियाइड विद हाफ लाइफ t इक्वल टू 693.1 डेज emit beta particles of average kinetic energy इतना। This radionuclide is used as a source in a machine which generates electrical power, energy with efficiency 12.6%। 12.6% का बच्चा एफिशिएंसी है ना। तो कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रेडियोन्यूक्लियाइड रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द इनिशियल रेट ऑफ 441 किलोवाट, है ना बेटा। तो देख बेटा इलेक्ट्रिकल पावर हमें कितना चाहिए, ये चाहिए 441 किलोवाट, है ना बेटा। इसका मतलब इसका पावर जो इनपुट होगा बेटा, जो इनपुट पावर होगा वो न्यूक्लियर पावर होगा, है ना बेटा। वो कितना होना चाहिए, तो 441 डिवाइडेड बाय, देखो कितना था एफिशिएंसी 12.6%, तो 0.126, ये हो गया बेटा न्यूक्लियर पावर। ये निकाल लो, ठीक है। ये किलोवाट में है बेटा, इसलिए क्या कर देना इसको 10 टू द पावर 3 कर देना, ये निकाल लेना तुम्हारा। अब कहता है देख बच्चा बीटा पार्टिकल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतना। अब तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था ना बेटा कि बीटा डीके में ज्यादातर एनर्जी बीटा पार्टिकल ले आता है बेटा, बोलो, है ना। ज्यादातर एनर्जी बीटा पार्टिकल ले आता है ना बेटा। इसका मतलब क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, जो है बेटा, है ना, वो कितना है, यही हमारा है E, दैट इज इक्वल टू 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल, है ना बेटा। तो अब देखो बच्चा नंबर ऑफ रिएक्शन कितना चाहिए, तो नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकंड कितना चाहिए, तो हमें चाहिए था बेटा न्यूक्लियर पावर, तो कहेंगे 441 डिवाइडेड बाय 0.126 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय ये 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 14, है ना बेटा। क्या बोलोगे, जितना पावर चाहिए बेटा और जितना एनर्जी हमको मिल रहा है। तो ये निकल गया बेटा हमारा क्या, नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकंड। नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर सेकंड, बोल बेटा, है ना। नंबर ऑफ एटम पर सेकंड से निकाल लो तुम क्या, नंबर ऑफ मोल पर सेकंड, बोलो बेटा, नंबर ऑफ मोल पर सेकंड निकाल लो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, है ना, और वही निकालना है बेटा। 7 नंबर पूछना है किसी को। देख बच्चा 7 में कहता है बेटा सील्ड बॉक्स, ए सील्ड बॉक्स इज फाउंड in which stated to have contained alloy composed of equal part of the weight of metals A and B। इसमें A और B के equal parts हैं। These metals are radioactive with half life of
12 ईयर एंड 18 ईयर। देख बेटा, ए और बी दोनों बेटा इक्वल मास थे, है ना, वेट ऑफ इक्वल पार्ट्स बाय वेट। इसका मतलब इसका मास m मान लो तो इसका मास भी m है ना। इसका हमारा हाफ लाइफ 12 साल, इसका हाफ लाइफ बेटा है 18 साल। When the container was opened, it was found to contain 0.53 किलोग्राम of A। जितने समय बाद निकाला ये मिला 0.53 kg of A मिला बेटा, है ना। और इसमें क्या मिला हमको, 2.2 kg of B मिला। तो A शब्द LY कितना होना चाहिए, है ना बेटा। तो देखो मान लिया कि हमारा कितने साल के बाद लिखा है, When the container, मान लो T ईयर के बाद ओपन किया बेटा हमने उसको, T ईयर के बाद ओपन किया तो इसमें कितना होना चाहिए था, तो कहेंगे 0.53, ये होना चाहिए था m इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, और इसके लिए बेटा 2.2 बराबर m इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू ई, है ना बेटा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करो। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जाएगा 53 डिवाइड बाई 220 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी, है ना बेटा। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो बेटा, तो क्या हो जाएगा ln ऑफ 220 बाई 53, है ना बेटा, इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, है ना बेटा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, लैम्डा 1 ln 2 डिवाइड बाई टी हाफ, एक का है 12 साल और एक का है बेटा 18 साल इंटू टाइम टी। अब टी निकाल ले बच्चा सॉल्व करके, है ना। हालांकि लॉग का वैल्यू देना चाहिए था, नहीं दिया है, तो मुश्किल निकालने में तुमको होगा और कोई उपाय नहीं है। निमिष को पूछना है क्वेश्चन नंबर 6। There is a stream of neutrons with a kinetic energy of इतना, half life of neutron दिया है बेटा 700 सेकेंड। If the fraction of neutrons will decay before they travel distance of 10 meter is इतना, तो find n, है ना बेटा। तो देखो सवाल कहता है बेटा there is a stream of neutrons, न्यूट्रॉन्स का एक स्ट्रीम बेटा एक बीम है ना। ये बीम की काइनेटिक एनर्जी लिखा है 0.0327 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा, और इसका हाफ लाइफ भी दिया हुआ है 700 सेकेंड। इफ द फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विल डिके बिफोर द ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इज, तो पहले तो निकालो बेटा कि इसको 10 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो क्या कहेंगे, हाफ इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 0.0327। ये बहुत गंदा गंदा कैलकुलेशन सवाल में बेटा, कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। -19, ठीक है बच्चा, इससे स्पीड निकाल लो, है ना, स्पीड निकाल लिया। अब 10 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी है बेटा, तो 10 मीटर की दूरी ट्रेवल करने के लिए s बराबर v इंटू टी, तो इससे t निकाल लो, है ना बेटा। अब कहता है इतने टाइम में कितना फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर विल डिके, तो क्या कहोगे, n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है ना बेटा। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिकेड कितना टूट गया, इतना बचा है तो टूटा कितना, n नॉट माइनस n, है ना बेटा। तब कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल नहीं बोलना चाहिए, न्यूट्रॉन बोलना चाहिए ना बेटा। फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन करो इसमें, फ्रैक्शन डिकेड, बस फ्रैक्शन डिकेड क्या कर देंगे हम लोग, n नॉट माइनस n डिवाइड बाई n नॉट, इसका मतलब बेटा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब टी निकाल के पुट करो और सॉल्व करो, है ना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है असद को। देखो बेटा 8 में, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में
देखो 8 में कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ पोटेशियम इस टी दिया बेटा इतना, ए सैंपल ऑफ मास 1 ग्राम ऑफ KCl प्योर KCl gives 480 pound per second if the relative percentage abundance of 40K fraction of 40K present in terms of number of atom in the natural potassium is n into 10 power minus 2%, then value of n क्या होना चाहिए, है ना बेटा? कहता है बेटा हाफ लाइफ इतना दिया है और सैंपल में दिया है बेटा सैंपल ऑफ 1 ग्राम में इतना दिया है ना? तो देखते बच्चा इसमें हमारा 1 ग्राम ऑफ प्योर KCl अगर है ना, तो 1 ग्राम ऑफ प्योर KCl में हमारा एक्टिविटी दिया है बेटा ये, है ना? 1 ग्राम में हमें एक्टिविटी दिया है बेटा, एक्टिविटी कितना दिया है हमारा 480, है ना? तो एक्टिविटी हमारा दिया है बच्चा, तो एक्टिविटी इक्वल टू क्या कर दोगे, A शुड बी इक्वल टू लैम्डा n, है ना बेटा? तो एक्टिविटी हमारा हो गया तुम्हारा 480, है ना, बराबर लैम्डा हो गया ln2 बाई टी हाफ। अच्छा ये पर सेकंड दिया है ना, अब देखो टी हाफ में हमें टाइम दिया, देखो 11.3 10 पावर 9, बाप रे बहुत गंदा कैलकुलेशन है यार, 1.3 10 टू द पावर 9 ईयर ना है बेटा ये भी, अब ईयर में कन्वर्ट करो, 365 इंटू 24 इंटू 60 है ना बेटा, इंटू n, समझा? तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा n, समझा? यहां से निकल जाएगा बच्चा n। अब देखो इस वाले में, अब कहोगे बेटा 1 ग्राम ऑफ KCl, 1 ग्राम ऑफ KCl में नंबर ऑफ मोल कितना बोलेगा बेटा, बोलो कितना बोलेगा नंबर ऑफ मोल? तो कहोगे 1 डिवाइडेड बाई KCl का मोलर मास कितना होता है रे, KCl का मोलर मास कितना होगा बेटा, 40 प्लस 17 35 न रे, क्लोरीन का 35 ना, हाँ m दिया है 74.5, चलो तो 74.5 है ना बेटा, ये हो गया नंबर ऑफ मोल, ठीक है? जब नंबर ऑफ मोल हो गया तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ मोल अगर हो गया तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालो बेटा, ये होगा 1 बाई 74.5 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23, ये हो गया बेटा हमारा n डैश, ये देख बच्चा हमारा n है और ये हमारा है बेटा n डैश, है ना? तो परसेंटेज एबंडेंस निकालना है, n बाई n डैश इंटू 100, n बाई n डैश इंटू 100, ठीक है बच्चा? आगे बोलो। हाँ बेटा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, इसमें दिमाग खराब हो जाएगा इसमें तो यार क्वेश्चन करने में। 10 और 11 देखो बेटा 10 नंबर सवाल में खाली इसमें गंदे गंदे कैलकुलेशन है बेटा, और कुछ मिल नहीं रहा कॉन्सेप्ट में इसमें। देख बच्चा क्वेश्चन नंबर 10, about 185 mega electron volt of usable energy is released in the neutron introduced fissioning of a uranium 92 to 35 nucleus. If the reactor using uranium as a fuel continuously generates 100 megawatt power, the time it will take for 1 kg of uranium to be used in n days. Find n, greatest integer value of n। तो देख बच्चा ऐसा क्वेश्चन बेटा एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो, या फिर अगर आएगा भी तो डाटा तुम्हें ऐसा दिया जाएगा कि जो बहुत आसानी से सॉल्व कर सको। देख बच्चा कहता है हमारा एक, देखो बेटा 185 निकलता है 1 रिएक्शन से, है ना बेटा? 1 रिएक्शन से हमको एनर्जी मिली है बेटा 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? तो देख बेटा 185 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19, इतना जूल मिला बेटा हमको, है कि नहीं, है ना? और देखो बेटा हमें कहेंगे पावर रिक्वायर्ड,
पावर हमें कितना चाहिए? पावर चाहिए बेटा हम लोग को 100 मेगावाट, 10 का पावर 6 वाट, इसका मतलब 10 टू द पावर 8 वाट, है ना बेटा? इसका मतलब 10 टू द वाट जूल पर सेकेंड, है ना बेटा? तो अब सोचो 10 पावर 8 जूल पर सेकेंड चाहिए बेटा हमको एनर्जी, और एक रिएक्शन में इतना जूल मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड कितना चाहिए बेटा हम लोग को? तो कहेंगे 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 185 इंटू 10 पावर 6 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19। बोल बेटा इतना चाहिए नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड, है ना बेटा? तो नंबर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड, है ना बेटा? नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड से फिर निकालो तुम नंबर ऑफ मोल पर सेकेंड, है ना बेटा? नंबर ऑफ मोल पर सेकेंड के बाद तुम निकालो मास पर सेकेंड, है ना बेटा? तो एक सेकेंड में कितना मास खत्म हुआ ये तुमको निकल गया, तो 1 किलोग्राम मास खत्म होने में कितना समय लगेगा? ये चीज को टाइम से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 1 किलोग्राम कर दे बच्चा, निकल जाएगा उससे, है ना? आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 पूछना है आरुषि को। देखो बेटा 11 पूछना है असद को। 11 देखो बेटा 11 कहता है कि कंसिडर ए न्यूक्लियर रिएक्शन A प्लस बी सी बन रहा है बेटा, A प्लस बी से बन रहा है C। A nucleus A moving with a kinetic energy 5 mega electron volt collides with a nucleus B moving with kinetic energy 3 mega electron volt and form a nucleus C in the excited state. If the kinetic energy of C just after formation is E mega electron volt, find E. It is formed in a state with excitation energy of 10 mega electron volt. Take masses of A, B, C are 25.0, 10.0, 34.995 AMU. 1 AMU इतना तो ग्रेटर एनर्जी क्या होगा? देखो बच्चा, तो अगर A से B टकराया और C बना, है ना बेटा? A का मास है 25, B का मास है 10 और इसका मास है 34.995 AMU, है ना बेटा? ये जो है मूव करता हुआ गया था, ये जो मूव करता हुआ गया था इसकी थी काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? और ये 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा? एक्साइटेड स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन इज ई, इसकी काइनेटिक एनर्जी है बच्चा ई, है ना? और जो फॉर्म हुआ वो एक्साइटेशन एनर्जी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसमें और भी एनर्जी है ना बेटा? ठीक है, तो चलो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन करें, है ना? एनर्जी और मास मिला करके कंजर्वेशन करें, है ना बेटा? तो देखो पहले हमारी एनर्जी कितना था बोलो? सबसे पहले बेटा कितना था एनर्जी? तो कहेंगे 25c² रेस्ट मास एनर्जी प्लस इसमें 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और एनर्जी है बेटा, है ना? फिर प्लस इसका रेस्ट मास एनर्जी बोलेंगे mc² और प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी है बेटा 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? बाद में क्या हो गया? तो इसका रेस्ट मास एनर्जी है बेटा 34.995 इंटू c² प्लस एक्साइटेशन एनर्जी है बेटा 10 का और इसकी काइनेटिक एनर्जी है E की। बोलो बेटा एनर्जी का इक्वेशन समझ में आया रे? रेस्ट मास एनर्जी को जोड़ता गया हमें, ठीक है? तो अब बोलो इससे E निकालना है बेटा, निकल जाएगा, ठीक है? आगे चलो 13 पूछना है किसी को। देखो भाई 13 में a pi 0 में shown at rest into 2 photons decays into 2 photons of equal energy. If the wavelength of the photon is 1.8 10 power minus 9 then n/2. सिंपल तो है बेटा, सिंपल सोचना, ये रेस्ट होकर के टूट के बन गया 2 फोटोन, वेवलेंथ दिया तुमको इतना, है ना? तो क्या मास ऑफ फोटोन इतना दिया है, इसका मतलब कितना हो गया बेटा?
135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड हो गया 2 एनर्जी में, तो एक एनर्जी तुमको पता है तो इक्वल टू hc बाय लैम्डा कर लो, तो लैम्डा निकल गया, खत्म। सिंपल है बच्चा। और क्या दिया था, एक्सरसाइज 3 दिया था ना, ये तो कह लिया था बेटा हम लोगों ने। एक्सरसाइज पार्ट 4 में आओ, पार्ट 4 दिया था इसका, 2 पार्ट 4। अच्छा 2 पार्ट 4 भी हो गया, डिस्कस था। 2 पार्ट 4 भी हो गया। एक्सरसाइज 3 आ जाओ। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 पूछना है कुशाग्र को। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा पहले पार्ट 2 कर लूं, चलो पहले पार्ट 2 कर लेते हैं, आ जाओ पार्ट 2 कर लिया जाए पहले। पार्ट 2 नहीं करना है हम लोग को, अच्छा पार्ट 1 में ही करें। चलो पार्ट 1 ही करते हैं, चलो पार्ट 1 ही करते हैं, शुरू से ही किया जाए। चलो पार्ट 1 ही करते हैं, चलो निकालो पार्ट 1 का। चलो पार्ट 1 आओ, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है कुछ को। देखो बेटा पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर सबस्टेंस इज 4 days। तब बेटा हाफ लाइफ इसका है 4 days। प्रोबेबिलिटी दैट न्यूक्लियस विल डिके इनटू हाफ लाइफ इज, है ना बेटा। तो देखो अगर n रहा होगा तो 2 हाफ लाइफ में कितना हो गया, n0/4 ना हो गया बेटा, ठीक है। इसका मतलब टूट कितना गया, तो डिकेड कितना हो गया बेटा, डिकेड हो गया 3n/4, है ना। तो अगर डीके हो गया 3n/4, तो 3n/4 जो कि टूटा है n न्यूक्लियाई में से, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो बोलेगा सैंपल बाय स्पेस, सैंपल बाय स्पेस इज 3/4, ठीक है। सेकंड में आओ, सेकंड में कहता है बेटा मैच द फॉलोइंग, तो कहता है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन किस में होगा, तो पहला लिखा है बेटा पी में कि कन्वर्ट सब मैटर इनटू एनर्जी। बोलो बेटा न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा, एनर्जी होती है रिलीज ना बेटा, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब ए के साथ पी हो गया, है ना। पॉसिबल फॉर न्यूक्लियाई विथ लो एटॉमिक नंबर, गलत बेटा, हाई एटॉमिक नंबर में होता है ना बेटा, तो आर भी होगा, है ना। अगर इसेंशियली प्रोसीड्स बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना बेटा, कहता है इसेंशियली प्रोसीड्स बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना बेटा। तो देख बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हम मानते हैं बेटा अल्फा डीके और बीटा डीके में, समझा, डीके में मानते हैं बेटा, इसमें फिजन फ्यूजन में नहीं मानते, ठीक है। भी देखो फ्यूजन, फ्यूजन में भी क्या होगा बेटा, बोल, मास कन्वर्ट होगा मैटर में, एनर्जी में कन्वर्ट होगा बेटा, ठीक है। और हमारा लो एटॉमिक नंबर में होगा बेटा, है ना, ठीक है। एस भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। सी में आओ, बीटा डीके, बीटा डीके में क्या होगा बेटा, इसमें भी होगा एनर्जी रिलीज, इसका मतलब पी होगा, है ना, ठीक है बच्चा। लो एटॉमिक नंबर बिल्कुल सही बात, मीडियम साइज के न्यूक्लियाई, है ना बेटा। और हमारा हाई एटॉमिक नंबर भी हो सकता है, ये बोलो, बिल्कुल सही बात। और वीक न्यूक्लियर फोर्स में वजह से होगा बेटा, बिल्कुल सही बात। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब क्या बेटा, एनर्जी हमारा रिलीज होना चाहिए, तो किसमें होगा, जब मैटर कन्वर्ट होगा तो, लो एटॉमिक नंबर में फ्यूजन होगा तो, हाई एटॉमिक नंबर में फ्यूजन होगा तो, ठीक है बच्चा। 3 में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा इन द ऑप्शन गिवन बिलो E denotes the rest mass energy of a nuclei and n neutron, the correct option is, कहता है करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, सही ऑप्शन क्या है। E denotes the rest mass energy,
रेस्ट मास एनर्जी मतलब जब वो रेस्ट में है तो उसके मास के साथ जो m इंटू सी स्क्वायर है बेटा वो एनर्जी है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें, देखते बच्चा, ये सारा रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन दिखा रहा है बेटा ना, और जब फ्यूजन रिएक्शन दिखा रहा है इसका मतलब क्या होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होगा बेटा। एनर्जी रिलीज तभी होगा जब पहले एनर्जी ज्यादा था। तो पहले ज्यादा एनर्जी किस में है, तो ज्यादा एनर्जी पहले तो बेटा सिर्फ ए में है। बी गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक है। अब चलो अब कल ही करते हैं बेटा, बाकी वही सेम होमवर्क सेम चीजें। अब एक्सरसाइज 3 कल करेंगे डिस्कस बच्चा। चलो बाय बच्चा, बाय।